आइए साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ कलेक्ट किए हैं एमएल केवाईसी से संबंधित, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लें इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएलए। पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या हो गई? प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीएमएलए वाज कम इनटू द फोर्स। की जो पीएमएलए एक्ट है 2002, ये कब फोर्स में आया, कब से इसने कार्य करना शुरू किया? तो वो 1 जुलाई 2005 से। ये अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट की किस सेक्शन में ये डिफाइन है कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगी? इस सेक्शन है 2WA। रिपोर्टिंग अथॉरिटी मीन्स, यानी रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं एज पर पीएमएलए एक्ट 2002? तो आप लोगों को बता दें कि वो कोई भी बैंकिंग कंपनी हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई भी इंटरमीडिएटरी हो सकती है, या कोई भी पर्सन हो सकता है ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस, या फिर कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ पीएमएलए रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी। मतलब रिपोर्टिंग के बारे में जो हम एसटीआर की रिपोर्ट भेजते हैं, सीसीआर की रिपोर्ट भेजते हैं, एनटीआर की रिपोर्ट भेजते हैं, सीबीटीआर की रिपोर्ट जो हम एफआईयू इंडिया को भेजते हैं, तो ये पीएमएलए एक्ट जो 2002 है, इसकी सेक्शन जो 12 है वो कहती है कि आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, यानी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और जो बैंक्स हैं उनको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। रिपोर्टिंग एंटिटी फेल्स टू फर्निश द रिपोर्ट्स टू द एफआईयू इंडिया। अगर जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, वो टाइमली सबमिट नहीं कर पा रही हैं, रिपोर्टिंग नहीं दे रही हैं टाइमली, या फिर दे रही हैं तो वो इनकम्प्लीट दे रही हैं, तो इस केस में उनको पेनाल्टी भी लगेगी। ठीक है। इस केस में जो एफआईयू इंडिया होगा उसके पास ऑप्शन होगा कि इश्यूएंस ऑफ वार्निंग। अगर छोटा मोटा कोई एक गलती से कुछ थोड़ी छोटी सा अगर माइनर गलती हुई है, तो उसमें हो सकता है कि जो एफआईयू इंडिया का डायरेक्टर है, ठीक है, एफआईयू इंडिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत कार्य करता है। तो वो वार्निंग दे सकता है और एक एक्शन ले सकता है, मतलब जो भी करेक्टिव एक्शन बनता है वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है, और एफआईयू इंडिया इस पर पेनाल्टी को इम्पोज कर सकता है, जो कि 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी है। 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की इसमें पेनाल्टी है, अगर कोई एंटिटी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है तो वो रिपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनाल्टी इम्पोज बाय एफआईयू इंडिया। एफआईयू इंडिया के द्वारा जो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट क्या है नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज, तो उस केस में मिनिमम 10,000 रुपये है और मैक्सिमम 1 लाख रुपये है। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर पीएमएलए। अगर अंडर पीएमएलए की बात करें तो 3 to 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड द मॉनेटरी पेनाल्टी है। इसमें क्या है कि 30 से 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। क्यों? पहले तो फाइन का एक फिक्स था कि इतने तक फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा फिक्स नहीं है। फाइन इन्होंने डिपेंड अपॉन द ऑफेंस, कि जो ऑफेंस हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उस क्राइम की क्वांटिटी उस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्राइम था, उस हिसाब से पेनाल्टी लगेगी।
वो हटा दी गई है, लेकिन 3 से 7 साल की जेल निश्चित है। व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग? अगर कोई ड्रग का मैटर अगर आता है तो पीएमएलए एक्ट के तहत इसे 10 साल की सजा हो सकती है। अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के संबंध में अगर कोई केस आता है और उसमें वो गलती पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ यूएपीए। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी एग्जाम में यूपीए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अंडर विच सेक्शन ऑफ यूपीए इम्पोज्ड अ पेनाल्टी? कि यूपीए का कौन सा सेक्शन है जिसके तहत उसको ये अधिकार है कि वो किसी की संपत्ति को जब्त कर सकता है और पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है? वो सेक्शन है 51। 51 सेक्शन किसकी है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूपीए का। हवाला वर्ड कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो हवाला वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया है? अरबिक लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अरबिक लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? मतलब जो ईडी होता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और कंट्रोल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है। सेल बैंक किससे रिलेट करती हैं? सेल बैंक्स क्या होती हैं? सेल बैंक्स का मतलब होता है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मतलब एक जिस कंट्री में सेल बैंकें होती हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए बैंक में सेल बैंक है, यूएसए कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई भी सेल बैंक है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल कागजों में है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री आर इन अ ब्लैक लिस्ट? ऐसी कौन सी कंट्री हैं जिनको पीएमएलए एक्ट के तहत एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्टेड घोषित किया है? ब्लैक लिस्टेड या कॉज ऑफ एक्शन के लिए घोषित किया है। इसमें ईरान है, म्यांमार है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया है। यानी इसमें 3 कंट्री अभी जो ब्लैक लिस्टेड में पड़े हुए हैं, उसमें आपका ईरान, म्यांमार और कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। अभी हाल में ही जो एग्जाम हुआ था 24 फरवरी 2024 को, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से कंट्री हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया था? तो उसमें ये तीनों ऑप्शन थे और एक इसमें सीरिया का ऑप्शन था। यानी ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया दिया हुआ था, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक दिया था और एक दिया था सीरिया। तो उसका क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन से ब्लैक लिस्टेड में हैं एफएटीएफ के द्वारा? तो उस उधर नीचे दिया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, इस तरह से दिए थे। तो उसमें ऑप्शन सही था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीआर शुड बी रिपोर्टेड ए 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो सीटीआर होती है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है, इसको अगले महीने की 15 तारीख तक भेजना होता है एफआईयू इंडिया को। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी रिपोर्टेड अंडर सीटीआर? सीटीआर में जो मिनिमम अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी के। ठीक है। यानी कि जो मिनिमम अमाउंट सीटीआर में रिपोर्ट होती है वो 10 लाख से एबव होती है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी फॉरेन करेंसी है तो वो हो गई।
अगला है ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड ईच अदर इंडिविजुअली बिलो 10 लाख रुपए और इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी। अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जो 10 लाख से नीचे हैं, 10 लाख से नीचे हैं लेकिन वो विद इन अ मंथ किए गए हैं, 10 लाख रुपए से नीचे हैं लेकिन एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करेक्ट है, जैसे 45 हज़ार रुपये है और एक दूसरे से इंटीग्रली कनेक्टेड हैं, ठीक है, और उनका विद इन 1 मंथ में अगर 10 लाख रुपए से एबव चला जाता है तो वो भी CTR रिपोर्ट में जाएगा, FI इंडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड ईच अदर इंडिविजुअल ऑफ बिलो 10 लाख इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन करेंसी CTR रिपोर्ट में जाएगा। कहने का मतलब है कि जब जहाँ पर रिपोर्टिंग से बचने के लिए क्या किया था ना कि एक जो थ्रेश होल्ड लिमिट है उससे कम अमाउंट के ढेर सारे ट्रांजेक्शन कर दिए जाते हैं। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे मान लीजिए 45 हज़ार के कर दिए गए, क्योंकि 50 हज़ार से ऊपर तो पैन वगैरह देना पड़ेगा, यानी वो रिपोर्टिंग होगी, ये थ्रेश होल्ड लिमिट है, तो उसने क्या किया 49 हज़ार जमा करा दिए, तो एक महीने में अगर उसका बैलेंस 10 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है छोटे छोटे सारे ट्रांजेक्शन लगा करके, तो भी वो CTR रिपोर्ट में जाएगा। अगला आइए, CTR रिपोर्ट शुड बी रिपोर्टेड STR रिपोर्ट जो होती है सस्पेंशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, तो जब ये कंफर्म हो जाए विद इन 7 days ऑफ द ट्रांजैक्शन कंफर्म एज सस्पिशियस फ्रॉम द डेट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जिस डेट को ट्रांजैक्शन ये कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, उसके विद इन 7 days के अंदर STR रिपोर्ट में इसको भेजना होता है FI इंडिया को। What is the minimum amount of rupees to be reported under STR? STR में क्या कोई थ्रेश होल्ड लिमिट है जिसमें कम से कम अमाउंट कितना भेजा जा सकता है? नहीं, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए का अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और एक 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन है उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका 1,50,000 का 10,000 का है उसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई अमाउंट डिटरमाइन नहीं है इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के। CCR शुड बी रिपोर्टेड बाय 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बट अर्लियर वाज। जो CCR रिपोर्ट होती है, काउंटरफेट करेंसी नोट जो होते हैं, काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट्स जो होती है उसको अगले महीने की 15 तारीख तक भेजना होता है। जो कि पहले क्या था कि जब आप काउंटरफेट नोट को डिटेक्ट करेंगे, जब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो इमीडिएट भेजने होते थे, लेकिन अब PMLA एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया और अब अगले महीने की 15 तारीख तक भेजा सकता है। नेक्स्ट है NTR नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इसको भी अगले महीने की 15 तारीख तक भेजना होता है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी रिपोर्टेड अंडर द NTR रिपोर्ट रिसीव्ड एबव 10 लाख। अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव किया एज अ डोनेशन, तो उसको भी FI इंडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। CBTR क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है उसको भी अगले महीने की 15 तारीख तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तारीख को वो हुआ है उस तारीख का जो मंथ के एंड जो मंथ होगा, जैसे मान लीजिए आज आपका 9 जुलाई है, आज आपका 9 मार्च 2024 है, और इसको 15 अप्रैल तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो FI इंडिया को रिपोर्ट होती हैं वो 5 रिपोर्टें होती हैं। CCR होता है, STR होता है, और CTR होता है, NTR होता है, और CBTR होता है। ठीक है, ये रिपोर्टें होती हैं, भेजनी होती हैं। तो इसमें केवल STR ही एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको 7 दिन के अंदर भेजना होता है, बाकी सभी का अगले महीने की 15 तारीख तक भेजना होता है। आई थिंक आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। CTR, STR, करेंसी, NTR, CBTR रिपोर्टेड विच अथॉरिटी, ये किस अथॉरिटी को भेजी जाती हैं? ये डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया को भेजी जाती हैं। हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया, FIU इंडिया का जो डायरेक्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। CTR, CCR, NTR, CBTR आर रूल बेस्ड है।
है या नहीं, ये रूल बेस्ड है। इनके लिए एक रूल बना हुआ है, जैसे CTR है उसमें रूल बना हुआ है कि 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, या फिर एक महीने में 10 लाख रुपए तक के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन अगर वो इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरली मतलब इंटरनली अगर कनेक्टेड है तो भी क्या है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। यानी यहाँ पर एक रूल है कि इतनी अमाउंट से इतना अमाउंट होना चाहिए। CCR है, काउंटरफेट नोट है, अगर नोट में फर्जी पाया जाता है, फाल्स नोट है या फेक नोट है, आइडेंटिफाई हुआ तो उसके लिए रूल है। NTR में भी क्या है कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 10 लाख रुपए से ज़्यादा एज डोनेशन लिए है तो उसके लिए रूल है। CBTR जिसमें 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई भी रेमिटेंस इंडिया में हुआ है या फिर इंडिया से बाहर हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट करना होगा, इसके लिए भी रूल है। तो यानी सभी के लिए रूल है। STR इज रूल बेस्ड। है या नहीं, तो STR जो है वो उसका कोई रूल नहीं है, उसका कि अगर सस्पिशियस है तो आप रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट होता है। आगे आइए, हाउ मैनी स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी स्टेज होती हैं? प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। यानी मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेज होती हैं। इन 3 स्टेज में सारा खेल हो जाता है। ओके, आगे आइए, फिजिकल प्लेसिंग द कैश फंड इनटू द बैंकिंग सिस्टम कॉल्ड द स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे जब फिजिकल रूप से जब कैश को ले जाकर के बैंक में जमा कर दिया जाता है खाते में, तो वो कौन सा स्टेज होगा? प्लेसमेंट होगा, लेयरिंग होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो वो आपका हो जाएगा प्लेसमेंट। मूविंग द फंड थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स इन सेवरल नेम्स मूविंग द फंड थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, विभिन्न अकाउंटों से वे पैसा भेज देना। एक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, विभिन्न अकाउंटों में पैसा भेज दिया। इन सेवरल नेम्स, अनेक लोगों को, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें अन्य बैंकें भी शामिल हो सकती हैं। तो ऐसी स्टेज को क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। कि दैट मीन्स ये सिंपल सा हुआ कि जैसे एक अकाउंट में कोई पैसा था, उसको हमने 4 लोगों को भेज दिया। वो हो सकता है कि अब जैसे XYZ बैंक में पैसा हो, या हो सकता है अन्य बैंक में पैसा हो, मतलब अन्य बैंक में खाता हो तो वहाँ पर पैसा भेज दिया। ठीक, तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन होता है वो लेयरिंग कहलाता है। आगे एक देखिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। मिस्टर X इज इन्वॉल्व इन द ड्रग ट्रैफिकिंग। मिस्टर X है वो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें इन्वॉल्व है। ही डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपए इन हिज अकाउंट विद XYZ बैंक। जो XYZ बैंक है इसमें उनका अकाउंट है, किसका? मिस्टर X का इसमें अकाउंट है। और बता दिया गया क्वेश्चन में कि वो पहले मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, यानी वो ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। तो जो X बैंक है, तो जो मिस्टर X है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, वहाँ से उनको कैश में पैसा मिला, क्योंकि जो भी इलीगल मनी होती है वो हमेशा कैश में आती है। तो जो कैश में आया पैसा XYZ बैंक में उन्होंने जमा करा दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में क्या हुआ? ही ट्रांसफर द मनी इन टू अकाउंट्स दोज आर इन ABC बैंक। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एक ABC बैंक था, ABC बैंक में उनके 2 अकाउंट थे, उन 2 अकाउंटों में उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद में क्या हुआ? ये स्टेटस कहाँ पर पहुंचा? लेयरिंग पे पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ? फिर से उस पैसे को किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड अकाउंट में जमा करा दिया, और जमा करा करके क्या किया? ही विड्रॉल ऑल कैश, अब केस नहीं, अब कैश होगा। ठीक है, ऑल कैश वाट अ लग्जरी मोटरसाइकिल, और उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो प्लीज मेंशन द स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस केस में कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की कौन सी स्टेज होगी? इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक फाइनल स्टेज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, जहाँ पर लोग पैसे को यूटिलाइज करते हैं, रियल इस्टेट में कर दें, कोई लग्जरी गाड़ी खरीद लें। ठीक है, आगे आइए।
हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है, तो इसकी 3 सोर्स हैं। 3 सोर्स क्या है? स्टेट फाइनेंसिंग, दूसरा है लेजिटिमेट मोड्स और तीसरा है प्राइवेट मोड। ओके, आप डिटेल में नहीं जाएंगे। हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया। FIU इंडिया के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अ सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन विदाउट KYC। क्या कोई एक सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में बिना KYC के ओपन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। कौन सा? स्मॉल अकाउंट। ठीक, स्मॉल अकाउंट को किया जा सकता है। इसके लिए कस्टमर का एक फोटोग्राफ चाहिए होगा और उसका एक थंब इम्प्रेशन, साइन या थंब इम्प्रेशन बिफोर द बैंक ऑफिशियल। मतलब जो वहां पर साइन करेगा या थंब इम्प्रेशन लगाएगा तो वो बैंक ऑफिशियल के सामने लगाया होना चाहिए। ओके, आगे आइए। अ फॉरेन स्टूडेंट कैन बी ओपन अकाउंट। एक फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट को ओपन कर सकता है विद पासपोर्ट एंड वीजा ओनली। अगर एक स्टूडेंट है, फॉरेन का स्टूडेंट है, वो इंडिया में पढ़ने के लिए आया, तो क्या वो एक अकाउंट खोल सकता है? उसके पास केवल अभी वीजा की कॉपी है और पासपोर्ट की कॉपी है। क्या आप इसके ब्याह पे खाता खोल देंगे? यस, बिल्कुल खाता खोल देंगे। लेकिन साथ में हम उसको इंसिस्ट करेंगे कि भाई एक यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है जहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है या हुआ है, तो वहाँ से एक लेटर ले आइएगा जिसमें ये हो कि आप इस स्कूल में या इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। मैक्सिमम टेन्योर टू बी अलाउ ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स विदाउट लोकल एड्रेस। और उसने कोई लोकल एड्रेस नहीं दिया तो खाता खुल गया, तो 30 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा। 30 दिन के अंदर क्या होगा? 30 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा विदाउट लोकल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट भाई आएगा तो वो इतनी जल्दी तो लोकल एड्रेस नहीं ढूंढ लेगा, उसको कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा लगेगा, है ना। तो उसके लिए जो 30 दिन का जो खर्चा पानी होगा, उसका जो उसका एक्सपेंसेस होंगे, तो उस एक्सपेंसेस के तौर पे वो पैसा यूज कर सकता है। इसके लिए कि व्हाट द मैक्सिमम अमाउंट टू बी विड्रॉल ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ 30 डेज। कि जो 30 दिन का पीरियड मिला है, उस 30 दिन के पीरियड में अगर उसका बाहर से पैसा आया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसमें से निकाल सकता है? 50,000 रुपये तक निकाल सकता है और वो उसको खर्च कर सकता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर उसने कोई लोकल एड्रेस नहीं दिया है और उसका जो वीजा की कॉपी थी, पासपोर्ट की कॉपी थी, उसके बिहाफ पे जो अकाउंट ओपन कर लिया, उससे वो उस अकाउंट में क्या है कि वो बाहर से पैसा तो भिजवा देगा, लेकिन वो पैसा भी कितने भिजवा सकता है? $1,000। $1,000 भिजवा सकता है, लेकिन निकाल सकता है $50,000 तक। जब वो लोकल एड्रेस दे देगा या लीज डीड वगैरह, जो भी लीज वगैरह करवाएगा जहाँ पर रहेगा, तो उसके बाद में वो कितना भी करे अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। What is the maximum amount to be allowed inward remittance in NRO account in case of the foreign student where account opened without local address। जहाँ पर बिना लोकल एड्रेस से अकाउंट ओपन किया गया था तो $1,000 तक उसमें आ सकता है। ठीक है, और चूंकि ये फॉरेन स्टूडेंट है तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए NRO अकाउंट ओपन होगा और जो NRO अकाउंट के जो गाइडलाइंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीट किया जाएगा। हु इज द बेनिफिशियल ऑनर इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में बेनिफिशियल ऑनर कौन होगा? तो उसके लिए हम आप लोगों को बता दें, जिसकी शेयरिंग, जिसकी होल्डिंग, जिसकी कैपिटल, मैनेजमेंट पर कंट्रोल या जो प्रॉफिट अगर 15% से ज़्यादा ले रहा है तो वो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। ओके, इन केस ऑफ कंपनी में क्या है कि अगर जहाँ पर उसकी ऑनर से 15% से ज़्यादा हो, कंट्रोल उस पर 15% ज़्यादा हो, उसके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है उसको 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और उसको या तो इसको प्रॉफिट 15% से ज़्यादा मिल रहा हो, वो 15 नहीं 10% है, 10% से ज़्यादा अगर उसका शेयर में कैपिटल है, मतलब कैपिटल में शेयर है, प्रॉफिट में है, या मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है, या उसको वोटिंग राइट है, इसे तो वो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग अ ट्रस्ट अकाउंट। ट्रस्ट अकाउंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड ये एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था आपका 24 फरवरी 2024 को और 9
मार्च 2024 को जो एग्जाम है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इन 2 एग्जामों में आए हुए हैं। जिन साथियों ने 9 मार्च 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा और 24 फरवरी 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा एमएल केवाईसी का, तो वो समझ पा रहे होंगे कि जो हम आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। आइए आगे। तो जो ट्रस्ट के अकाउंट खोलने के लिए ट्रस्ट डीड मैंडेटरी है। ट्रस्ट अकाउंट टू बी मार्क इन, अगर कोई ट्रस्ट अकाउंट अगर ओपन हो रहा है तो उसको किस रिस्क में डालेंगे, उसको हाई रिस्क में डालेंगे। अगर कोई बुलियन डीलर्स का अकाउंट है उसको भी हाई रिस्क में डालेंगे। कोई व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन, केवाईसी या प्रोप्राइटरशिप और जो भी अदर है लोकल एड्रेस वगैरह, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, वाटर सप्लाई वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी अगर कोई है तो। आगे आइए। रिसेंटली विच कंट्री इज लिस्टेड एज अ ब्लैक लिस्ट ऑफ FATL, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये 7G कमेटी एक हुई थी, उसमें 1989 में बना। ठीक है। अब देखिए इसमें डेमोक्रेटिक कोरिया को, यानी जो कोरिया है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इस्टेब्लिश ऑफ FATF, FATF का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, FATF क्यों बना। एक ग्लोबली संस्था है, इंटरनेशनली संस्था है, मतलब वैश्विक संस्था है। इसका गोल क्या था, इसका पर्पज क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि स्टैंडर्ड को सेट करें और उनको प्रमोट करें, इम्प्लीमेंट करें, जो लीगल रेगुलेटरी हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ऑपरेशनल मेजर्स पर ध्यान दिया जाए। यानी ऑपरेशनल मेजर्स पर ध्यान देने का मतलब ये है कि सभी फाइनेंशियल या सभी देशों को ये हिदायत देता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को आप जरूर देखें कि वो कहीं कहीं एमएल केवाईसी से संबंधित तो नहीं है, मतलब कहीं पर कोई सस्पेक्टेड ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है जहाँ पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो या फिर टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग हो रही हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच अकाउंट मैनी पर्सन्स आर क्रेडिट अमाउंट्स, कि ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जिसमें ढेर सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, पैसा क्रेडिट करते हैं, उसके बाद में एक सिंगल RTGS या NEFT या उसको विड्रॉल कर लिया जाता है, वो फनल अकाउंट कहलाता है। फनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर सारे लोग पैसा जमा करते हैं। अभी एक 9 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 9 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि विच इज नॉट अ OBD डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें ये दिए गए थे, पैन कार्ड दिया गया था, पैन कार्ड को लिखा हुआ था परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, शॉर्टकट भी नहीं था, परमानेंट अकाउंट नंबर था, आधार कार्ड था, वोटर ID थी, नरेगा कार्ड था, या जो NPR से जो रजिस्टर में नाम है वो था, और पासपोर्ट था। तो इसमें जो वैलिड डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, जो अभी इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है मास्टर गाइडलाइन KYC से संबंधित, जो मास्टर गाइडलाइन RBI का सर्कुलर 2016 का है, उसमें इन्होंने क्या किया है, इसको पैन कार्ड को अभी लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें पैन कार्ड को OBD से हटा दिया जो कि पहले था। Anyone may be deposit in his saving account more than 50,000 कैश विदाउट पैन, कोई भी व्यक्ति क्या अपने सेविंग खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करा सकता है यदि उसके पास पैन नहीं है। हाँ बिल्कुल जमा करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको फार्म नंबर 60 या 61 देना पड़ेगा। 60 जनरल के लिए है और 61 नंबर फार्म जो है वो एग्रीकल्चर अगर इनकम है तो उस केस में जमा होगा। आइए आगे चलते हैं। In the variant, a bank account is opened for the purpose of deposit of dirty money to be made by several persons, usually below the reporting threshold limit। कि जैसे क्या होता है कि एक अकाउंट है तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50,000 है, 50,000 है कि विदाउट पैन 50,000 नहीं, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उसके नीचे पैसे सारे लोग जमा कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो रिपोर्टिंग की है वो 10 लाख है, तो 10 लाख से ऊपर है, तो उनकी कोशिश रहती है कि सारे लोग 10 लाख रुपए से कम की थ्रेशोल्ड लिमिट जो 10 लाख रुपए है उससे कम पैसा जमा कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोर देन 10 लाख है। ओके,
डिवाइडेड द illicit money into the minimal account to avoid the detection by the authority। कि क्या होता है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में अमाउंटों को डिवाइड कर दिया जाता है और छोटे छोटे अमाउंटों में जो कर दिया जाता है, इसको इस फर्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फर्मिंग। इस फर्मिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि एक व्यक्ति ने खाते में कुछ पैसे जमा कराए थे, फिर क्या किया, उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट ABCD के अकाउंट में, XYZ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, यानी लेयरिंग बना दी, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे, वो इस पर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड मनी इन अ स्मॉल अमाउंट्स विच लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट्स अवॉइड टू रिपोर्टिंग द FIU। कि FIU इंडिया को रिपोर्ट ना हो, इसके लिए छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर दिया, तो वो आपका हो जाएगा स्टैटिस्टिक, यानी अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द इनिशिएटिव बाय द यूनाइटेड नेशंस। कि जो यूनाइटेड नेशन है उनका क्या उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन ने AML KYC से संबंधित क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया वियना कन्वेंशन 1988, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 1998, पेलेर्मो कन्वेंशन 2000। हाउ मैनी मॉडल्स ऑफ FIU इंडिया। FIU इंडिया की 4 मॉडल हैं। वो कौन कौन से 4 मॉडल हैं, आइए देख लेते हैं। जुडिशियल मॉडल, लॉ एनफोर्समेंट मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। ठीक है। और अभी जो 9 मार्च 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था, इगमेंट ग्रुप इगमेंट ग्रुप जो है वो किन देशों का समूह है, मतलब किसका समूह है। तो आपको बता दें, जो ऑल ओवर द कंट्री विभिन्न देशों में के अपने अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, FIUs हैं। क्या है? विभिन्न देशों के अपने अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, तो उनके सारे समूह को मिला करके एक इगमेंट ग्रुप बना। ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 कंट्री हैं, 10 कंट्रियों को उनके अलग अलग FIUs है, तो 10 कंट्रियों के जो FIUs के हेड है, प्रमुख हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो मिलकर के उन क्या बना, इगमेंट ग्रुप बना। ओके, आइए आगे चलते हैं। इन विच समिट FATF इज फॉर्मुलेटेड। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी स्थापना किस समिति में हुई, तो G7 में और 1989 में। ये भी आपका 9 मार्च 2024 का जो AML KYC का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। वॉच लिस्ट ऑफ FATF इज आल्सो कॉल्ड। कि जो वॉच लिस्ट होती है उसको ग्रे लिस्ट भी कहते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। ब्लैक लिस्ट कंट्री आल्सो इज कॉल फॉर एक्शन। कि जो ब्लैक लिस्ट में जिनको डाला जाता है, जिन कंट्रियों को FATF ब्लैक लिस्ट में डालती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्शन के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है। और जो आपका FATF होता है, वो 1 साल में 3 बार रिपोर्ट को जारी करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।